हेलो एंड वेलकम टू डिलाइट आईएएस एनसीईआरटी समरी कोर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम नई बुक स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th की। इससे पहले हमने 6th, 7th और 8th क्लास कंप्लीट कर ली है पॉलिटी की। आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है समकालीन विश्व में लोकतंत्र। टाइटल से ही समझ में आ रहा है कि आज हम लोकतंत्र के बारे में बात करेंगे वैश्विक स्तर पर कि कहाँ-कहाँ किस प्रकार से लोकतंत्र स्थापित हुआ। ठीक है ना? उसकी कहानी के रूप में अपन चर्चा करेंगे। और आज का जो विषय रहेगा, जो चैप्टर रहेगा, डिस्कशन हमारा वह इन बिंदुओं पर रहेगा। मुख्यतः हम बात करेंगे लोकतंत्र के दो किस्सों के बारे में, नक्शे के आधार पर लोकतंत्र के विस्तार के बारे में बात करेंगे, विश्व स्तर पर लोकतंत्र की बात करेंगे और कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में बात करेंगे, उनका उदाहरण लेके। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सरकार के संसदीय स्वरूप का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पहला, यह विधायी और कार्यकारी अंगों के बीच सहयोग और समन्वय के सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा, यह विधायी, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्ति के पृथक्करण पर आधारित है। तीसरा, यह विधायी और कार्यपालिका अंगों के बीच शक्ति के पृथक्करण पर आधारित है। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आप आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका मैं डिस्कशन जो है वीडियो के लास्ट में करूंगा। चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है दो देशों की कहानी से, चिली और पोलैंड के बारे में। इसमें चिली के बारे में बताया जाता है कि साल्वाडोर ओएंदे की शासन वहां पर चल रहा है, जो कि सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक हैं। इन्होंने बहुत सारे गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चलाए, बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए। सड़क शिक्षा में सुधार किया, मुफ्त में दूध बांटा, भूमिहीन किसानों के लिए हित में काम किया। ठीक है, उनको जमीन दे दी गई। ठीक है, ऐसे तमाम प्रकार के इन्होंने काम करे जो कि जनता के हित में थे। एक इनका जो काम था महत्वपूर्ण, जो ये था कि आप सभी जानते हैं कि जो चिली जो है साउथ अमेरिका में स्थित है और ये जो है तांबा उत्पादन में विश्व में सबसे नंबर 1 देश है। तो तांबा उत्पादन को इन्होंने जो है रोक के रखा, मीन्स इन्होंने निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। यहाँ पर चिली से बाहर तांबा न जा पाए, इसके लिए इन्होंने कदम उठाए। इन तमाम जो है इनके जो कानून थे, इनके जो नियम थे और जिनके कार्यक्रम इन्होंने चलाए, इसके कारण क्या हुआ, चर्च, जमींदार वर्ग और अमीर लोग इनके विरोधी हो गए। साथ ही साथ ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि इनकी नीतियों के से अमेरिका भी खुश नहीं था, जिसके कारण क्या हो जाता है, यहाँ पर 1773 में तख्ता पलट हो जाता है। तख्ता पलट किसने किया? जनरल ऑगस्टो पेनिसे ने। जनरल अगस्तो पेनिसे ने यहाँ पर फिर 17 साल तक शासन किया और 17 साल तक शासन करने के दौरान जो इन्होंने क्या किया, मुख्यतः लोकतंत्र के खिलाफ, लोकतंत्र की मांग करने वालों को मारा, इन्होंने उनको दबोचा। फिर इन्होंने ही 1988 में जनमत संग्रह कराया, जिसमें लोकतंत्र की वापसी हो जाती है और जनता ने जो है इनकी नीतियों के विरुद्ध, पेनोसी की नीतियों के विरुद्ध जाकर लोकतंत्र के हित में निर्णय दिया। लोकतंत्र की यहाँ से वापसी हो जाती है चिली में। वहीं दूसरी कहानी होती है पोलैंड के बारे में। यहाँ पर कहा जाता है कि जारू जेलेंस्की का शासन है, जो कि साम्यवादी दल के नेता हैं। इन्होंने जो एक नीति ये चलाई कि कोई अन्य दल यहाँ पर गठित नहीं हो सकता, एक दलीय यहाँ पर शासन चलेगा। लोगों को दल के पदाधिकारियों का चुनाव करने का भी अधिकार यहाँ पर नहीं था और इन्होंने विरोधियों को सजा दी। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यहाँ पर भी दमनकारी नीति इन्होंने पालन करी। साथ ही साथ यहाँ पर जारू जेलेंस्की के शासन को यूएसएसआर का समर्थन था और उनका नियंत्रण भी था। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखने को मिलती है, 1980 में लेनिन जहाज कारखाना के मजदूरों द्वारा हड़ताल कर दी जाती है, जिसका नेतृत्व करते हैं लेक वालेसा। हड़ताल की इजाजत नहीं थी, फिर भी इन्होंने हड़ताल की और हड़ताल के माध्यम से इन्होंने मांग की कि हमको स्वतंत्र मजदूर संघ बनाने की इजाजत दी जाए, राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए और प्रेस की स्वतंत्रता दी जाए। इन तमाम प्रकार की जो 21 सूत्रीय इन्होंने मांगे थी मजदूरों की, और इन 21 सूत्रीय मांगों पर समझौता हो जाता है और समझौता के पश्चात एक संगठन बनाया जाता है जिसे कहते हैं सॉलिडेरिटी। सॉलिडेरिटी। फिर यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है। दिसंबर 1981 में सरकार के कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार के मामले सामने आने लगते हैं। सॉलिडेरिटी नामक जो संगठन बना था, उसी ने ही जारू जेलेंस्की की सरकार के खिलाफ
कुछ जो कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार के मामले थे उनको उजागर किया, जिसके कारण क्या है सरकार बौखला जाती है और उसने पुनः ही लोगों के अधिकार छीनना प्रारंभ कर देती है। फिर इसके पश्चात सॉलिडेरिटी नामक संगठन जो बन गया था 1981 में, उसने 1988 में फिर जो है यहाँ पर क्या की, सरकार के खिलाफ जो है हड़ताल करी। हड़ताल के पश्चात यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, 1988 में आप सभी जानते हैं कि ये 90 का दशक जो था, यहाँ पर यूएसएसआर का विघटन होने लगता है। विघटन, यूएसएसआर कमजोर होने लगता है। साथ ही साथ पोलैंड की इकोनॉमी भी कमजोर थी उस समय, जिसके कारण सरकार को झुकना पड़ता है, शासन को झुकना पड़ता है। और 1989 में, नेक्स्ट ईयर 1989 में ही क्या हो जाता है, यहाँ पर स्वतंत्र चुनाव की मांग को मान लिया जाता है। और जब स्वतंत्र चुनाव होते हैं तो सीनेट में जो 100 सीटें होती हैं, 100 में से 99 सीटें इस संगठन के द्वारा जीत ली जाती। तो यहाँ पर हमने चिली और पोलैंड दोनों देशों में लोकतंत्र आया गया, इस तरीके की हमने स्थिति को देखा। इन दोनों केस के स्टडी को समझने के पश्चात हमको दो बातें क्लियर देखने को मिलती हैं लोकतंत्र के बारे में, कि जहां भी और जिस देश में भी लोकतंत्र होगा वहां पर दो विशेषताएं देखने को आपको मिलेंगी। पहला, सिर्फ और सिर्फ लोगों द्वारा चुने गए नेता को ही देश पर शासन करने को मिलेगा। और दूसरा, लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी, संगठन बनाने और विरोध करने की आजादी मिलेगी। ये जो है लोकतंत्र की दो विशेषताएं हमने इन दोनों केस स्टडी के माध्यम से समझ में आती है। अब हम बात करेंगे विश्व स्तर पर जो है लोकतंत्र के बारे में नक्शों के माध्यम से, कि किस प्रकार जो है 1900 से लेके ये 2000 तक विभिन्न देशों में इसका विस्तार हुआ है। ये पहला नक्शा हमको दिखाता है कि 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और 1950 तक इसकी आग बुझ गई, 1950 के पश्चात सेकेंड वर्ल्ड वॉर के थोड़े ही समय बाद लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देश के बारे में बताता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप में, अमेरिका है, कनाडा है, यहाँ पर साउथ अमेरिका के भी देश हैं। 1950 में भारत में भी आ जाता है और ऑस्ट्रेलिया में भी रहता है। ठीक है, इस मैप से समझ में ये आता है। दूसरा जो हमारा मैप है यहाँ पर, यह बताता है 1975 तक कहाँ-कहाँ पर लोकतंत्र का विस्तार हो गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूरोप के कई देश हैं, अमेरिका में भी है, साउथ अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। यहाँ पर साउथ अफ्रीका में भी लोकतंत्र आ जाता है, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी लोकतंत्र आ जाता है, यहाँ पर जापान में भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कई प्रकार के देशों में यहाँ पर जो है लोकतंत्र का विस्तार होता है। लेकिन हमारा जो तीसरा नक्शा यहाँ पर दिखाई देगा, जो मैप है, ये दर्शाता है 2000 में लोकतांत्रिक सरकारों की स्थापना बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर संपूर्ण विश्व में लगभग हो जाती है। अफ्रीका महाद्वीप को यदि छोड़ दिया जाए तो लगभग आपको सारी जगह जो है आपको क्या दिखाई दे रहा है, लोकतंत्र स्थापित दिखाई दे रहा है। इसका कारण ये था कि 1990-91 में जब लोग यूएसएसआर का पतन हुआ और जिससे करीब 15 देशों का, नए देशों का गठन हुआ, तो उन्होंने भी क्या किया, लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया था, जिसके कारण यहाँ पर लगभग संपूर्ण यूरोप में लोकतंत्र की स्थापना आपको दिखाई देती है। ठीक है, ये मैप के माध्यम से हमने जाना कि पूरे विश्व में किस तरह से किन किन काल अवधियों में लोकतंत्र का विस्तार हो रहा है। अब हम बात करेंगे लोकतंत्र के विस्तार के विभिन्न चरण के बारे में। इसको थोड़ा सा डिटेल में हम जानेंगे। हुआ क्या था, 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी और फ्रांस की क्रांति ने लोकतंत्र की स्थापना तो नहीं की, लेकिन लोगों को लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष करने को प्रेरित किया। और यहीं से हमारा एक संयुक्त राज्य अमेरिका नाम का एक देश का गठन होता है 1776 में, और 1787 में इसने लोकतांत्रिक संविधान को मंजूरी प्रदान कर दी। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब 1787 में विश्व का जो सबसे पहला लोकतंत्र बना, उसने भी सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं दिया था, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं प्रदान किया था। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि सार्वभौमिक मताधिकार नहीं था, लोग संपत्ति के आधार पर जो ज्यादा जिसके पास जितनी ज्यादा संपत्ति है उस हिसाब से जो है उसको वोट देने का अधिकार था, और पुरुषों तक ही मतदान का अधिकार सीमित था। 19वीं सदी में संघर्ष, मैं आपको बता दूं कि 19वीं जो सदी थी उस समय, उसके लिए संघर्ष, वहां पर जो संघर्ष होता था वह राजनीतिक समानता के लिए होता था।
आजादी के लिए होता था और न्याय के लिए होता था। साथ ही साथ मुख्य जो मांग होती थी संघर्ष में वह होती थी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। लेकिन वोट का अधिकार जो है सभी तक नहीं था। यूएसए की यदि मैं बात करूं तो 1965 में यूएसए ने 1965 में यूएसए में अश्वेत लोगों को वोट का अधिकार प्रदान किया पहली बार। तो 1965 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार आया यूएसए में। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहले जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहाँ आया, तो सबसे पहला जो देश है वह है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में 1893 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू हो गया था। फिर 1917 में रूस में, 1918 में जर्मनी में, 1928 में ब्रिटेन में। इंडिया में तो 1950 में आया, लेकिन 1931 में श्रीलंका में आ गया था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक है, तो ये जो है कुछ डेटा यहाँ पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को लेके मैंने आपको बताया। आपको याद होगा कि द्वितीय विश्व के युद्ध जब हुआ उसके पश्चात उपनिवेशवाद का अंत हो गया, और उपनिवेशवाद के अंत के बाद जो है तमाम तरह के जो देश, नए नए देश जो है आजाद हो रहे थे। और जब भारत में भी लोकतंत्र जब आया उपनिवेशवाद के बाद, तो वह लोकतंत्र आज भी है। लेकिन उपनिवेश रहे अन्य देशों का जो अनुभव है वह लोकतंत्र के संबंध में अच्छा नहीं रहा है। यहाँ पर मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा घाना का, जो अफ्रीका का एक देश है जिसे गोल्ड कोस्ट भी कहा जाता था। 1957 में यह आजाद होता है, लेकिन 1966 में यहाँ पर तख्ता पलट हो जाता है। पाकिस्तान की यदि मैं बात करूं, अपने पड़ोसी देश की बात करूं, तो 1999 में यहाँ पर सैन्य शासन आ जाता है मुशर्रफ का, और 2008 में यहाँ पर पुनः लोकतंत्र आ जाता है। स्वतंत्र हुआ था जब, तब लोकतंत्र था। 1999 में पुनः सैन्य शासन आ जाता है, और 2008 में फिर लोकतंत्र आ जाता है। हमारे पड़ोसी देश नेपाल की यदि मैं बात करूं, तो 2005 में राजा ने चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया था, और 2006 में पुनः लोकतंत्र आ जाता है। एक और हमारा पड़ोसी देश है म्यांमार। 1948 में यह उपनिवेशवाद से स्वतंत्र हुआ। 1962 में यहाँ पर तख्ता पलट हो गया। 1990 में लोकतंत्र के माध्यम से लोकतंत्र की स्थापना हुई और चुनाव हुए, जिसमें आंग सान सूची ने जीत हासिल करी, परंतु इस चुनाव को मान्यता नहीं दी गई फौजी शासकों द्वारा। पुनः 2015 में यहाँ पर अच्छे से लोकतंत्र स्थापित होता है। तो यहाँ पर हमने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझा कि उपनिवेशवाद के बाद भी लोकतंत्र के लिए एक संघर्ष जो है निरंतर लड़ते रहे विभिन्न देश। अब यहाँ पर हम बात करेंगे नक्शे में। मैंने अपन ने अभी तक देखा था कि लोकतंत्र का जो है विस्तार 21वीं सदी के दौर में काफी बड़े स्तर पर हो रहा था। तो क्या मैं यहाँ पर कहूं कि धीरे धीरे हम विश्व लोकतंत्र की ओर बढ़ रहे हैं, वैश्विक लोकतंत्र की ओर बढ़ रहे हैं? तो ये कहना जो है सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप लोग सोचोगे लोकतंत्र होगा तो मतलब लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार होनी चाहिए कोई विश्व की। तो क्या ऐसी कोई संस्था है या कोई विश्व में सरकार है जो लोगों के द्वारा चुनी हुई जाती है? तो ऐसा नहीं है, परंतु कुछ ऐसे तमाम अंतरराष्ट्रीय संगठन हमको जरूर दिखाई देते हैं जो जो नियम कानून जो भी बनाते हैं वह सभी पर लागू होते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम देख लेंगे कुछ संगठनों के बारे में जो लोकतंत्र के लिए एक तरीके से सरकार की तरह काम करते हैं विश्व स्तर पर। लेकिन क्या ये संगठन लोकतांत्रिक हैं और क्या इनके द्वारा लिए गए निर्णय लोकतांत्रिक होते हैं? तो आइए अपन इस चीज को समझ लेते हैं एक एक उदाहरण से। जैसे मैं यदि आपको यूनाइटेड नेशन की बात करूं, तो यूनाइटेड नेशन में यहाँ पर जो है लगभग 193 सदस्य हैं, और सभी लोगों की जो वोटिंग अधिकार है, मतदान का अधिकार है, वह सभी का क्या है? इक्वल है। यूनाइटेड नेशन की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन यूनाइटेड नेशन की एक संस्था होती है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य होते हैं 15, जिनमें से 5 होते हैं स्थायी और 10 होते हैं अस्थायी। स्थायी सदस्यों की संख्या फिक्स है। कौन कौन है? यूएसए है, यूके है, रूस है, चीन है, फ्रांस है। ये 5 फिक्स हैं। और जो अस्थायी सदस्य होते हैं वह 2 वर्ष के लिए इनका चुनाव होता है। हर 2 वर्ष में इनका चुनाव होगा। ठीक है। वहीं मैं बात करूं आईएमएफ की या वर्ल्ड बैंक की, तो आईएमएफ में भी सदस्य तो 189 है, लेकिन यहाँ पर समस्या ये है
कि जो मतदान का अधिकार है, जहां यूनाइटेड नेशन में सभी को इक्वल वोटिंग राइट्स हैं, लेकिन आईएमएफ में सभी को इक्वल वोटिंग राइट्स नहीं है। जिसकी ज्यादा फंडिंग होगी उसका वोटिंग राइट्स ज्यादा होगा। ये यहाँ पर हमने अंतर्राष्ट्रीय संगठन में लोकतांत्रिक व्यवस्था को देखा, जो कि लोकतंत्र के हिसाब से सही नहीं है। कहीं भेदभाव जरूर होता है। और आज के समय में तो सुरक्षा परिषद के लिए कहा जाता है कि इसमें सुधार आवश्यक है और स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़नी चाहिए, क्योंकि आप सोच के देखिए ना कि विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र इसका स्थायी सदस्य है, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत इसका स्थायी सदस्य नहीं है। इसीलिए वर्तमान समय में वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में इन जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनमें भी लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित होनी चाहिए। एक चीज मैं आपको यहाँ पर याद दिलाना चाहूंगा कि 1991 में जब यूएसएसआर का विघटन हुआ, उससे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे उनमें बैलेंस होता था। लेकिन जैसे ही यूएसएसआर का विघटन हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में अमेरिका का दबदबा जो है बढ़ गया। और जब अमेरिका का दबदबा बढ़ता गया तब यहाँ पर एक चीज हमको देखने मिलती है, अंतर्राष्ट्रीय घटना, अमेरिका का इराक पर हमला 2003 में। इराक के बारे में यह कहा जाता है कि 1932 में यह आजाद होता है। 1932 में इसको आजादी मिली और 3 दशक बाद ही लगभग 1968 में यहाँ पर तख्ता पलट हो जाता है और यहाँ पर अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी का शासन आ जाता है। इसके पश्चात पारंपरिक यहाँ पर जो शासन हुआ तख्ता पलट के पश्चात, इसने पारंपरिक इस्लामी कानून हटा दिए, औरतों को अनेक प्रकार के अधिकार प्रदान किए। 1779 में सद्दाम हुसैन राष्ट्रपति बनते हैं और यूएसए ब्रिटेन ने यहाँ पर एक बात कही कि इराक जो है परमाणु हथियार का निर्माण कर रहा है, ऐसा आरोप लगाया। तब यूनाइटेड नेशन की एक विशेषज्ञों की टीम ने यहाँ पर जाकर जांच की। जांच के पश्चात यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद भी अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया, जो कि यूनाइटेड नेशन सहित विभिन्न देशों ने, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इसकी जो है निंदा की थी। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि लोकतंत्र देखो सभी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन लोकतंत्र का विस्तार करने के लिए क्या किसी लोकतांत्रिक देश को किसी गैर लोकतांत्रिक देश पर हमला करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, सरासर गलत है। हिंसा किसी भी तरह से सही नहीं हो सकती। वहीं क्या बाहरी दखल से किसी देश में लोकतंत्र कायम हो सकता है? यदि कायम हो भी जाए तो क्या वह स्थायी होगा या क्या वह टिकाऊ होगा? नहीं हो सकता, जब तक वहां के लोग जो है खुद अपने स्तर पर जो है संघर्ष ना करें और अपने स्तर पर लड़ाई ना लड़े लोकतंत्र के लिए, तब तक वहां पर जो है स्थायी लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना नहीं हो सकती। ठीक है ना? तो ये यहाँ पर हमने वैश्विक लोकतंत्र के बारे में बात की, विश्व में लोकतंत्र के बारे में बात की। अब हम वापस आ जाते हैं अपने प्रश्न पर। प्रश्न बहुत इजी है, संसदीय स्वरूप के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। यह विधायी और कार्यकारी अंगों के बीच सहयोग और समन्वय के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो यही आपका ऑप्शन सही है। इसको अपन डिस्कशन में देख लेते हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। संसदीय जो प्रणाली होती है उसको मुख्यतः दो पार्ट में बांटा जाता है। एक तो होती है ब्रिटिश और एक होती है अमेरिकन। ब्रिटिश जो प्रणाली है संसद की, उसमें जो विधायिका है और कार्यपालिका है, दोनों के बीच सहयोग और समन्वय पर आधारित होती है, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। और वहीं जो अमेरिका की जो प्रणाली है वह कार्यपालिका और विधायिका के बीच जो है स्पष्ट विभाजन होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के कामकाज में दखल ना दें, ऐसा सिस्टम होता है। और जो हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसको वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है, जो कि ब्रिटेन में। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर हमारा लेक्चर समाप्त होता है। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए है तो आप लोग डिलाइट आईएएस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, और यदि आप लोग यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हैं तो आप डिलाइट आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।